बिहार के समस्तीपुर की वो रात साधारण नहीं थी। ठंड का आलम यह था कि हवा किसी तेज नश्तर की तरह हड्डियों को चीरती हुई निकल रही थी। पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़े रजाइयों में दुबका हुआ था, मानो बाहर कदम रखना मौत को दावत देना हो। गांव के ठीक बीचों बीच सदियों पुराने विशाल पीपल के पेड़ के नीचे अलाव जल रहा था। आग की नाचती लपटों के सामने साहिल और मंटू बैठे हाथ सेंक रहे थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए साहिल ने एक ठंडी आह भरी और हथेलियां रगड़ते हुए बोला, भाई मंटू, अब वो पहले वाले दिन कहाँ रहे। पहले ठंड आती थी तो गांव की चौपालें सजती थी, अलाव के इर्द गिर्द चाय पकोड़े और गपशप का दौर चलता था। अब देख, जिसे देखो रजाई में दुबक कर मोबाइल की स्क्रीन में खोया है। हाँ भाई, बात तो सच है, पर सच कहूँ तो आज मेरे दिमाग में कुछ और ही घूम रहा है। क्या बात घूम रही है बे? अरे कल राजपाल काका उस बादल के बारे में कुछ कह रहे थे ना, वही बादल जिस पर उस रात पिशाच ने हमला किया था। बात तो गांव भर में फैली थी, पर काका ने पूरी कहानी कभी सुनाई ही नहीं। अभी दोनों इसी उधेड़बुन में थे कि अचानक पीछे की सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने राजपाल काका खड़े थे, गांव के सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी शख्स। लंबी सफेद दाढ़ी, कांपते हुए हाथ और आंखों में एक ऐसी गहराई जिसमें न जाने कितने राज दफन थे। वे धीरे धीरे चलकर अलाव के पास आए और लड़कों के बगल में बैठ गए। अरे साहिल, मंटू, आज बड़े गंभीर लग रहे हो। क्या बात है, आज हरिया की दुकान से चाय पकोड़े नहीं मंगाए क्या? अरे काका, ठंड इतनी है कि हरिया दुकान बंद करके सो गया। साहिल ने कहा, कल जो आप बादल और उस पिशाच वाले किस्से का जिक्र कर रहे थे, आज जरा वो पूरी बात बता दीजिए। अरे हाँ, ठीक है, सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, बीच में कहीं उठकर जाना मत, वरना कहानी का सारा असर खत्म हो जाएगा। दिसंबर की वो शाम किसी आम शाम जैसी नहीं थी। पहाड़ों के पीछे सूरज अभी डूबा ही था कि आसमान का रंग नीले से गहरा, सलेटी और फिर स्याह काला होने लगा था। पुरानी सरकारी बस के इंजन की गरगराहट ने उस सुनसान घाटी की शांति को कुछ पलों के लिए भंग किया और फिर धुएं का एक काला गुबार छोड़कर आगे बढ़ गई। बस के जाने के बाद जो बचा वो था बर्फ जैसी ठंडी हवा और एक गहरा डरावना सन्नाटा। सड़क के किनारे जहां बस रुकी थी, वहां अब सिर्फ एक इंसान खड़ा था, बादल। उसके कंधों पर एक भारी बैग था और बदन पर एक मोटी जैकेट जिसकी चेन उसने गले तक चढ़ा रखी थी। 25 साल का बादल, जिसने अभी अभी अपनी फॉरेस्टर की वर्दी और नियुक्ति पत्र हासिल किया था, अब अपने नए कार्य क्षेत्र बिशनपुर के मुहाने पर खड़ा था। कितनी कड़ाके की ठंड है यार। शहर में एसी की ठंडक और यहाँ की इस कुदरती ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। हड्डियों तक को गला रही है। और ये बस वाला भी अजीब था, बोला, साहब यही उतर जाओ, आगे बस नहीं जाएगी। बादल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन की रोशनी उस घने अंधेरे में जुगनू जैसी लग रही थी। उम्मीद के मुताबिक नेटवर्क के डंडे नदारद थे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी जिससे हवा में भाप का एक बादल बन गया। उसके सामने एक कच्ची पगडंडी थी जो सीधे घने जंगल के पेट में जा रही थी। उसे बताया गया था कि उसका गांव बिशनपुर मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर अंदर है। उसने अपने जूतों के फीते कसे और अंधेरे रास्ते पर पहला कदम बढ़ाया। जंगल साल और सागौन के ऊंचे पेड़ों से भरा था। हवा जब इन पेड़ों के पत्तों से गुजरती तो साए साए की ऐसी आवाज आती जैसे कोई दूर खड़ा रो रहा हो। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चर चर कर रहे थे जो उस खामोशी में किसी धमाके जैसे लग रहे थे। हिम्मत रख बादल, हिम्मत रख। तूने ही तो चुनी थी ये नौकरी। एडवेंचर चाहिए था ना तुझे, ले मिल गया एडवेंचर। बस 3 किलोमीटर ही तो है, अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं है। टॉर्च की रोशनी भी 10 कदम से आगे नहीं जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा मुझे निगलने के लिए तैयार बैठा है। चलते चलते करीब 40 मिनट बीत चुके थे। रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था।
कई बार बादल का पैर फिसला, लेकिन वो संभल गया। तभी उसे हवा में एक अलग गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और जलती हुई लकड़ी की गंध। उसने अपनी टॉर्च सामने घुमाई। दूर, बहुत दूर उसे कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। वे बिजली के बल्ब नहीं बल्कि लालटेन और दिए थे। बिशनपुर आ गया था। गांव एक शमशान जैसी शांति में डूबा था। कच्चे मिट्टी के घर एक दूसरे से सटकर खड़े थे। कोई शोर नहीं, कोई वाहन नहीं, यहां तक कि लोगों की बातचीत की आवाज भी नहीं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज ने बादल के आगमन की घोषणा की। कोई है? नमस्ते, कोई है यहाँ? बादल की आवाज सुनकर एक झोपड़ी का दरवाजा चचर्राते हुए खुला। एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, बाहर निकले। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए टॉर्च की रोशनी के पीछे खड़े बादल को देखने की कोशिश की। कौन है भाई? इतनी रात गए इस वीराने में क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं काका, मैं रास्ता नहीं भटका। मेरा नाम बादल है। मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है वन विभाग में। मैं नया फॉरेस्टर हूँ। बुजुर्ग के चेहरे के भाव बदले। अविश्वास की जगह अब एक अजीब सी हमदर्दी ने ले ली थी। वे आगे बढ़े और अपनी लालटेन ऊपर की। पीली रोशनी में बादल का थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। ओह, तो तुम हो नए साहब? राम राम बेटा, राम राम। मेरा नाम हरिराम है। हमें लगा नहीं था कि शहर से कोई नौजवान सच में यहाँ आएगा। ये गांव दुनिया से कटा हुआ है बेटा। न बिजली है, न कोई सुविधा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर तक छोड़ देता हूँ। हरिराम आगे आगे चलने लगे और बादल उनके पीछे। गांव बहुत छोटा था, मुश्किल से 20-25 घर। और सबसे आखिर में जंगल की सीमा से सटा हुआ एक पत्थर का बना पुराना मकान खड़ा था। ये वन विभाग का क्वार्टर था। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और छत पर जंगली बेलें लिपटी हुई थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये मकान खुद जंगल का ही एक हिस्सा बन चुका हो। हरिराम ने अपनी कमर में लटके चाबियों के गुच्छे से एक जंग लगी चाबी निकाली और ताला खोला। ताला खुलने की खटक आवाज सन्नाटे में गूंज गई। ये घर है या भूतों का डेरा? इसे देखकर तो लग रहा है जैसे अंग्रेजों के जमाने के बाद यहाँ कोई रहा ही नहीं। दीवारें कैसी सीली हुई हैं और ये अजीब सी गंध, जैसे कुछ पुराना और सड़ा हुआ हो। क्या मैं सच में यहाँ रह पाऊंगा? लो साहब, ये रहा तुम्हारा ठिकाना। अंदर सफाई मैंने करवा दी थी, लेकिन धूल तो यहाँ हवा के साथ आती है। मटके में पानी है, लालटेन जला लेना। और हाँ साहब, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। हरिराम की आवाज अचानक भारी और गंभीर हो गई। उन्होंने लालटेन नीचे रखी और बादल की आंखों में सीधे देखा। हवा के झोंके से लालटेन की लौ फड़फड़ाई, जिससे उनके चेहरे की परछाइयां डरावनी लगने लगी। रात को दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद रखना, खिड़कियां मत खोलना। और अगर जंगल की तरफ से कोई आवाज आए, कोई रोने की आवाज या तुम्हारा नाम पुकारे, तो भूल कर भी बाहर मत जाना। ये जंगल दिन में जितना शांत है, रात में उतना ही अलग है। काका, आप भी क्या डरा रहे हैं? जानवर ही तो होंगे। हम वन विभाग वाले हैं, जानवरों से क्या डरना? जानवर होते तो मैं डंडा लेकर सोने को कहता साहब, पर यहाँ बात कुछ और है। खैर, तुम थके होगे, आराम करो, सुबह मिलते हैं। हरिराम मुड़े और अंधेरे में ओझल हो गए। बादल अब उस पुराने, ठंडे और अनजान घर में बिल्कुल अकेला था। उसने अंदर जाकर अपना बैग पटका, माचिस जलाकर कमरे में रखी एक मोमबत्ती जलाई। हल्की पीली रोशनी ने कमरे के कोनों में छिपे अंधेरे को और भी गहरा कर दिया। बादल ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय घोर अंधकार के। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो और सिर्फ ये कमरा बचा हो। ठंड बढ़ गई थी। उसने कमरे के कोने में बनी पुरानी अंगीठी में कुछ लकड़ियां डाली और आग जलाई। बेकार ही काका की बातों पर ध्यान दे रहा हूँ। गांव के लोग हैं, वही पुरानी कहानियां और वहम। कोई नाम पुकारे तो बाहर मत जाना। भला जंगल में कौन मेरा नाम जानेगा? बस मुझे इस सन्नाटे की आदत डालनी होगी।
कल सुबह उठकर सब ठीक कर लूंगा। बादल अंगीठी के पास बैठकर अपने हाथ तापने लगा। आग की लपटों ने उसे थोड़ी राहत दी। उसकी आंखों में नींद का भारीपन आने लगा था। तभी जंगल की तरफ से एक आवाज आई। हवा की सरसराहट के बीच बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर भारी कदमों से चल रहा हो और धीरे धीरे क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा हो। बादल की नींद एक झटके में उड़ गई। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने अपनी सांसें रोक लीं ताकि बाहर की आवाज सुन सके। आवाज अब और करीब आ गई थी और फिर कदमों की आवाज रुक गई, ठीक दरवाजे के बाहर। अब सन्नाटा इतना गहरा था कि बादल को अपनी ही धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे की कुंडी की तरफ देखा। क्या उसने उसे ठीक से बंद किया था? तभी दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की दस्तक हुई। बादल का खून जम गया। हरिराम की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगी। इस सुनसान जंगल में इतनी रात गए उसके दरवाजे पर कौन हो सकता था? बाहर जंगल का सन्नाटा अब जानलेवा लग रहा था। अंगीठी में जल रही लकड़ी के चटकने की आवाज भी अब किसी धमाके जैसी महसूस हो रही थी। बादल का शरीर अकड़ गया था। उसकी नजरें उस पुराने दीमक लगे लकड़ी के दरवाजे पर गड़ी थी। दरवाजे के नीचे से आती ठंडी हवा उसके नंगे पैरों को छू रही थी, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ डर लग रहा था। शांत रह बादल, शांत। शायद हवा होगी या कोई पेड़ की टहनी टकराई होगी, लेकिन टहनी खटखटाती नहीं है। और हरिराम काका ने क्या कहा था? दरवाजा मत खोलना। लेकिन अगर कोई मुसीबत में हो तो? अगर खुद हरिराम काका वापस आए हो तो? बादल ने अपनी सूखी हुई जीभ को होठों पर फेरा। उसने हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है वहां? जवाब में पहले कुछ पल खामोशी रही। इतनी गहरी खामोशी कि बादल को लगा शायद उसका वहम था। वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बिल्कुल करीब से एकदम सट कर एक आवाज आई। आवाज दबी हुई थी, जैसे कोई होठों को दरवाजे की दरार से सटाकर बोल रहा हो। साहब, मैं हूं हरिराम। बादल के कंधों से बोझ उतर गया। एक पल के लिए डर झुंझलाहट में बदल गया। धत तेरे की, मैं भी ना बेकार में डर रहा था। काका ही हैं, शायद कुछ भूल गए होंगे। उफ, मेरी जान ही निकाल दी थी। उसका हाथ लोहे की भारी कुंडी पर गया। वो उसे खोलने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ हवा में रुक गया। एक अजीब सा विचार, एक ठंडी सिहरन उसके दिमाग में कौंधी। अभी हरिराम काका को गए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए थे। जब वे गए थे तो उनके हाथ में लालटेन थी और पैरों में भारी जूते थे जो पत्थरों पर खट-खट बज रहे थे। लेकिन इस बार बाहर आने वाले के कदमों की कोई आवाज नहीं आई थी। वो इतनी खामोशी से दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? काका, इतनी रात गए, सब ठीक तो है? हाँ साहब, वो मेरी लालटेन बुझ गई। माचिस चाहिए थी। बहुत अंधेरा है साहब, दरवाजा खोलो। बादल की भवें तन गई। आवाज हरिराम काका की ही लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। हरिराम की आवाज में बुढ़ापे की खड़खड़ाहट और कंपन था, लेकिन ये आवाज एकदम सपाट थी। इसमें भावनाओं की कमी थी, जैसे कोई तोता किसी की नकल उतार रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हरिराम उसे छोड़कर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अंधेरा हो जाए तो मैं भी घर से नहीं निकलता। फिर वो लालटेन बुझने पर वापस क्यों आएंगे? वो तो गांव के पास ही थे, वापस अपने घर चले जाते। बादल ने कुंडी से हाथ हटा लिया। वो पीछे हटा। काका, माचिस तो नहीं है मेरे पास, आप सुबह ले लेना। झूठ मत बोलो बादल, मैंने देखा था, तुमने मोमबत्ती जलाई थी। तुम्हारे पास माचिस है। दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। बादल का खून जम गया। बाहर खड़े शख्स ने उसे साहब नहीं कहा, उसने उसका नाम लिया, बादल। हरिराम ने उसे पूरे समय साहब कहा था और ये चीज जानती थी कि उसने मोमबत्ती जलाई है। इसका मतलब वो खिड़की से देख रहा था।
बादल की नजर झटके से कमरे की छोटी खिड़की की तरफ गई। खिड़की पर कोई पर्दा नहीं था, बस काला अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उस अंधेरे में कोई उसे देख रहा था। तुम हरिराम नहीं हो, चले जाओ यहां से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अचानक दरवाजा जोर से हिल गया, जैसे किसी ने बाहर से पूरी ताकत से धक्का मारा हो। पुराने कब्जे चरमरा उठे, धूल और मिट्टी छत से झड़कर नीचे गिरने लगी। बादल, बादल, खोल दे, जंगल बुला रहा है, खोल दे। बाहर सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी था। फिर दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर दरवाजे की लकड़ी को धीरे धीरे खुरच रहा। कुछ देर बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया, मानो वहां कभी कुछ घटा ही ना हो। जंगल की हवा थम चुकी थी, पत्तों की सरसराहट भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। इस अजीब खामोशी में बादल ने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। डर उसकी रग रग में उतर चुका था। रात जैसे तैसे बीत गई। जैसे ही पूरब की तरफ हल्की सी लालिमा फैली और सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, बादल ने एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। वो बिना पीछे देखे पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ पड़ा। वो सीधा हरिराम काका के घर पहुंचा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था एक एक करके सब बता दिया। पूरी बात सुनकर हरिराम काका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा, तुमने दरवाजा नहीं खोला। अगर एक बार भी खोल देते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। बादल ने डरते हुए पूछा, लेकिन काका, आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, सच बताइए। हरिराम काका बोले, ठीक है, चलो अंदर बैठते हैं। ये बात खड़े खड़े कहने की नहीं है। दोनों घर के भीतर आकर बैठ गए। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी हरिराम काका बोलना शुरू हुए, बेटा, हमारे गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, रामगढ़। वहां कभी एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई शादीशुदा था, उसका नाम राजन था। राजन पास की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसे जुए की लत लग चुकी थी। हाल ही में उसने जुए में अपनी सारी कमाई हार दी थी। पैसों की तंगी में वो अपने छोटे भाई के पास गया और बोला, भाई, हमारे पास जो 1 बीघा जमीन है उसे बेच देते हैं। जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर दूसरी जमीन ले लेंगे। लेकिन छोटे भाई ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह जमीन बहन की शादी के लिए है, अगर इसे बेच दिया तो उसकी शादी कैसे होगी। ये बात राजन को अंदर ही अंदर खल गई। एक रात राजन शराब पीकर घर लौटा। उसके हाथ में चाकू था, आंखों में नशा और गुस्सा दोनों थे। वो चिल्लाया, जमीन नहीं बेचेगा? अब देख, आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसी वक्त बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। उसी अंधेरी और बरसाती रात में राजन ने चाकू से अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। बादल सिहर उठा। अपने गुनाह को छुपाने के लिए राजन ने लाश को हमारे गांव के जंगल में बहुत अंदर जाकर दफना दिया। कुछ दिनों बाद जब पुलिस को सच्चाई पता चली तो राजन को उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन उसका छोटा भाई मरकर भी शांत नहीं हुआ। कहते हैं बेटा, उसकी आत्मा आज भी उसी जंगल में भटकती है। जो भी रात में वहां से गुजरता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे मारने आ रहा हो। वही डर तुमने महसूस किया। अब बादल में जंगल की तरफ जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी। रात की खामोशी और हर आवाज उसे उसी डरावने मंजर की याद दिला देती। हरिराम काका उसकी हालत समझ गए। उन्होंने अपनापन दिखाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे ही घर रहकर अपनी ड्यूटी कर सकते हो। वैसे भी मैं यहां अकेला रहता हूं, एक दोस्त मिल जाएगा। हरिराम काका की बात सुनकर बादल ने जैसे पहली बार सुकून महसूस किया।